हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटीसी अजमेर यूट्यूब चैनल। हम लोग इंडिया ईयर बुक 2020 के लिए एक सीरीज पूरी चला रहे हैं। इस सीरीज में आप लोगों को ये बताने के लिए कि क्या आपको ईयर बुक में से पढ़ना है, क्या चीजें याद करनी है और क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी है, किनको इग्नोर करना है, उन चीजों को आप ध्यान रख सको, इसके लिए सीरीज पूरी आपके लिए बनाई जा रही है। आप क्विकली इस सबसे बड़ी बुक को पढ़ पाओ, ये मदद करेंगे वीडियोस आपकी ये सब जानने में। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं वो हमारा 7th चैप्टर है इंडिया ईयर बुक 2020 का, दैट इज कॉमर्स। कॉमर्स में स्टूडेंट्स पेज नंबर 112 पे हम लोग देखेंगे। आप भी अपने पास पीडीएफ या हार्ड कॉपी रखिएगा, साथ में उस पर मार्किंग करते हुए चलिएगा। 7th जो चैप्टर है दैट इज ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स में इसमें पहला पैराग्राफ जो है 112 पेज नंबर पे मैं देख रहा हूं, द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ये ध्यान रखना है। मैंडेट ऑफ द डिपार्टमेंट इज रेगुलेशन, डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमर्स through formulation of appropriate international trade and commercial policy and implementation। तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए पॉलिसी बनाना ही इनका काम है, यही आपको एक थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद आप आगे आ जाना, बहुत ज्यादा कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है सेकंड, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसमें एक लाइन जो है वो थोड़ा सा देखने का है। द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ द डिपार्टमेंट इज टू मेक इंडिया अ मेजर प्लेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड बाय 2020। तो ये जो ईयर अभी चल रहा है, इस ईयर तक का टारगेट इस मिनिस्ट्री ने रखा था मेजर प्लेयर बनाने का, और इसके लिए आगे लिखा हुआ भी है, एंड अज्यूम अ रोल ऑफ लीडरशिप इन इंटरनेशनल ट्रेड विद इंडियाज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस। और इसमें इंडिया के एक्सपोर्ट गुड एंड सर्विसेज के लिए इन्होंने विजन भी बनाया है, जिसमें एक मीडियम विजन है जो 17-18 तक के लिए था और 8-9 से ये शुरू हुआ था। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये लेकर चल रहे हैं इसमें। बस इतना से ही ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सपोर्ट्स का जो पॉइंट है उस पैराग्राफ में से आपको करंट का जो डेटा है वो याद रख के जाना है। बस करंट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अभी जो है वो 7.09%, जो मार्च अप्रैल 2009-10 में था उससे बढ़कर 18-19 के अंदर अभी जो है इतना रिकॉर्ड किया गया है। तो इसमें लाइन लिखा हुआ है, इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रिकॉर्डेड अ कंपाउंडेड annual growth rate of 7.09% from March April 9-10 to 18-19। तो ये करंट का ग्रोथ रेट है 7.09, वो ध्यान रखना है। और एक इसमें लिखा हुआ है आपका अप्रैल मार्च 18-19 का डेटा है, जिसमें आपका एक्सपोर्ट का फिगर है, और जो आपके लिए लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट अभी 331.02 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको ध्यान रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है। उसके बाद में आप आगे देखिएगा, इंपोर्ट का एक डेटा दे रखा है, जो भी अप्रैल मार्च 18-19 का लेटेस्ट डेटा है, दैट इज 507.44 बिलियन डॉलर्स। ये बस इतना ध्यान रखना आप कि ये इंडिकेट करता है कि हमारे यहां पर इंपोर्ट जो है वो अभी भी ज्यादा है, एक्सपोर्ट अभी भी कम है। तो हम अभी भी जो है फॉरेन ट्रेड में हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, हम फॉरेन ट्रेड के सरप्लस में नहीं आए हैं, अभी भी डेफिसिट सिचुएशन में ही हम चल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, फिगर ध्यान रखना, कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके इन दोनों का डिफरेंस भी निकाल लेना, तो आपको हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो, हमारा जो ट्रेड का जो डेफिसिट है वो नजर आएगा कि हम करंट अकाउंट के ट्रेड में हमारा डेफिसिट चल रहा है, हम माइनस में चल रहे हैं। फिर इसमें आगे एक बात लिखी हुई है, इसमें ऑयल इंपोर्ट्स का कुछ फिगर दे रखा है, जो दे रखा है ऑयल इंपोर्ट्स पर वैल्यूड एट 140.47 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ऑयल जो है सबसे ज्यादा हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, 140 बिलियन यूएस डॉलर्स तो केवल ऑयल ही ऑयल है, और नॉन ऑयल जो है वो 366.97 है। तो इसका मतलब है ऑयल का परसेंटेज जो है वो हमारे टोटल इंपोर्ट में सबसे ज्यादा ऑयल का ही जो है इंपोर्ट हो रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में ट्रेड बैलेंस लिखा हुआ है। ट्रेड बैलेंस में देखो अप्रैल मार्च 18-19 में पेज नंबर 113 पर मैं हूं, जो आपका दे रखा है वो 176.42 यूएस डॉलर दे रखा है ट्रेड डेफिसिट, और ये अभी हायर है देन द डेफिसिट ऑफ 162 ड्यूरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब पिछले साल से इस साल में हमारा डेफिसिट इंक्रीज भी हुआ है। दैट मीन्स हमने अभी एक साल के अंदर भी हमारा इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट के कंपेरिजन में, एक्सपोर्ट अभी भी हमारा कम ही चला है। देन ग्लोबल पर्सपेक्टिव कुछ दे रखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, उसमें आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उनके बारे में है। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये पर्टिकुलर रिपोर्ट है, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, तो वो एक आप नेक्स्ट पैराग्राफ में ध्यान रखना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये आईएमएफ निकालता है, बस ये नाम आपको ध्यान रखना है। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में कुछ फिगर्स दिए, आपको डेटा उनका याद करके नहीं जाना है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा एग्जाम में। देन उसके आगे एक
नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर कुछ आप नीचे की तरफ आओगे डेटा को इग्नोर कर कर, तो आप देखना एक जगह लिखा हुआ है एन एस्केलेशन ऑफ ट्रेड टेंशंस बिटवीन टू ग्लोबल जायंट्स यूएसए एंड चाइना। तो ट्रेड वॉर के बारे में जो बातें अभी पिछले 1-1.5 साल से चल रही हैं, यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है उससे कुछ प्रेशर अभी ग्लोबल ट्रेड पर आया है। मे पुट प्रेशर ऑन ग्लोबल ट्रेड रिकवरी। Financial markets have been driven by uncertainties surrounding US China trade negotiations and Brexit। Brexit और ट्रेड वॉर पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे और इन दोनों के क्या कारण और क्या इंपैक्ट और क्या चीजें हैं उनके ऊपर हम लोग जो है अलग से वीडियो बनाकर समझेंगे कि क्या है। इन दिस द यूएस द इक्विटी मार्केट हैज एक्सपीरियंस सम सेलिंग प्रेशर since early May following escalation of trade tensions with China and recently with Mexico। तो ये एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी, उसका इंपैक्ट भी इंडिया के ऊपर अभी नजर आया। जून 19 की रिपोर्ट है जो उन्होंने बोला है कि इंडिया पे भी इस टेंशन का इंपैक्ट आएगा। और फिर कुछ एस्केलेशन है, फर्दर एस्केलेशन ऑफ ट्रेड टेंशन एंड एसोसिएटेड इंक्रीज इन पॉलिसी अनसर्टेनिटी कुड फर्दर वीकन ग्रोथ। हो सकता है कि ग्रोथ अभी भी कम आए और ग्लोबल टेंशन जो है वो अराइज है अभी, तो आगे भी उसका इंपैक्ट पड़ता रहे। फिर आगे इसी में आगे लिखा है कि सस्टेन्ड बाय द इंक्रीज इन द रिलेटिव साइज ऑफ इकोनॉमी सच एज दोज ऑफ चाइना इंडिया व्हिच आर प्रोजेक्टेड टू हैव रॉबस्ट ग्रोथ बाय कंपैरिजन टू स्लोअर ग्रोइंग एडवांस्ड। ये कुछ ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ निकालता है, ये तो आपने अभी देख ही लिया है। देन अब आगे नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे 114 पर। 114 पर हम देख रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ में रिपोर्ट के अंदर ही कुछ दे रखा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में उन्होंने इंडिया की ग्रोथ रेट के बारे में कुछ प्रोजेक्शंस करे थे। 7.1% का प्रोजेक्शन दिया था 2018 में, जबकि चाइना का 6.6 दिया था, तो हमारा ज्यादा बताया है। अभी हम भी जो है चाइना और इंडिया अभी भी एशिया में ग्रोथ ड्राइवर हैं, बट इंडिया का ग्रोथ रेट 2018 की रिपोर्ट में जो है ज्यादा था। ग्लोबल ट्रेड सिचुएशन के ऊपर कुछ है। एज पर WTO ट्रेड विल कंटिन्यू टू फेस स्ट्रॉन्ग हेडविंड्स इन 1922-20 आफ्टर ग्रोइंग मोर स्लोली देन एक्सपेक्टेड इन 18 ड्यू टू राइजिंग ट्रेड टेंशंस एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ने भी ऐसा बोला है कि ये इंडो चाइना ये चाइना यूएस जो टेंशंस हैं उनकी वजह से ग्लोबल जो है एक प्रॉब्लम इसमें रहेगा ट्रेड में। बस यही ध्यान रखना है। उन्होंने फिर कुछ फिगर्स दिए हैं तो उन पे हमको नहीं जाना है। अच्छा, कुछ करंट रैंकिंग्स दे रखी है एज पर नेक्स्ट पैराग्राफ में। एज पर द करंट रैंकिंग फॉर द ईयर 18 इंडिया इज द 19th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड 10th लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मर्चेंटाइज ट्रेड इन द वर्ल्ड। ये फिगर बच्चों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन मार्क कर लेना। ऊपर वाला पैराग्राफ इग्नोर करोगे चलेगा, उन्होंने बस इतना बताया कि कम हुआ है, बट ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। इंडिया भी 19th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है दुनिया में, 1.7% शेयर है हमारा, और 10th लार्जेस्ट इंपोर्टर है, हमारा शेयर 2.6% है अभी इंपोर्ट में। तो ये फिगर आप ध्यान रखना, हम अभी भी बड़े इंपोर्टर हैं, टॉप 10 में ही आ गए हैं, 10th नंबर पे हैं। चाइना टॉप है रैंक में एक्सपोर्टर में। अमेरिका इज अ फर्स्ट लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मर्चेंटाइज, मतलब चाइना टॉप एक्सपोर्टर है दुनिया का, अमेरिका टॉप इंपोर्टर है, हमको ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, सर्विसेज के मामले में क्या है इंडिया का रैंकिंग? ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर देना आप इस पैराग्राफ के ऊपर। इंडिया 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सर्विसेज का, 3.5% हमारा शेयर है, और 10th लार्जेस्ट इंपोर्टर है, 3.2% हमारा शेयर है। ये फिगर आपको याद करके जाना है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए टॉप एक्सपोर्टर है सर्विसेज के मामले में, एज वेल एज द टॉप इंपोर्टर ऑफ सर्विसेज। तो यूएसए टॉप एक्सपोर्टर और टॉप इंपोर्टर दोनों है सर्विसेज के मामले में। ये पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 114 का ग्लोबल ट्रेड सिचुएशन का सेकंड पैराग्राफ। मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत अच्छे से फिगर, डेटा, परसेंटेज ध्यान रखना। 114 पर मैं आगे आऊंगा, फॉरेन ट्रेड के बारे में है। एफटीपी पॉलिसी बनी थी 2015 से 20 के लिए हमारे, और इसमें हमने क्या करा था, फ्रेमवर्क दिया था इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। एफटीपी के बारे में कुछ कुछ चीजें हैं, तो बहुत ज्यादा आपको एफटीपी का डिटेल नहीं देखना है, थोड़ा आगे आ जाओ, इग्नोर कर देना इसको आप, ये सब चीजें नहीं देखना है। हाँ, कुछ स्कीम्स वगैरह के नाम है तो उन स्कीम्स में अलग से भी देखते हैं, तो उसको इधर देखने का हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है। एफटीपी और मेंस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रीलिम्स 2020 के लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको अभी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो अभी थोड़ा सा आप इसको इग्नोर करके चलिए एफटीपी के इस पॉइंट को। इसमें विजन डॉक्यूमेंट और वो सब चीजें, कॉन्सेप्चुअल स्टडी है तो उसको आप अभी नहीं देखेंगे चलेगा। लास्ट पैराग्राफ में एफटीपी के सबसे एंड में आना, आप लास्ट की 4 लाइंस में आपको ले रहा हूं, 115 नंबर पेज के ऊपर आ गया हूं मैं। एफटीपी इंट्रोड्यूसेस 2 स्कीम्स, पहला MEIS है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, और फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स टू स्पेसिफिक मार्केट्स, एंड सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम SEIS फॉर इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज। तो MEIS और SEIS ये दोनों स्कीम, एक तो मर्चेंडाइज या गुड्स के लिए है, और SEIS है जो सर्विसेज के लिए। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये स्कीम्स दोनों फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से जो 20 की हमने बनाई थी उससे रिलेटेड है।
फिर MEIS के अंदर लिखा हुआ है, ये इंट्रोड्यूस हुई है FTP के साथ अंदर, क्या ऑब्जेक्टिव है वो अभी आपको क्लियर हो गया, तो वो तो आप ध्यान रखना ही। फिर इसमें कुछ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स दिए हुए हैं, वो फिगर और ये कोड वोड आपको नहीं ध्यान रखना है, इसको छोड़ना। नेक्स्ट आगे आ जाओ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑनलाइन ई-कॉम मॉड्यूल टू ग्रांट MEIS benefit without any manual intervention under a system authenticated mechanism for most HS codes for the MEIS schedule was launched and running successfully since 18। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया के रैंकिंग अभी सुधरे भी हैं, बहुत अच्छा रैंक इंडिया ने गेन करा है, अचीव करा है, बहुत एक जो है लीप इंडिया ने ली है उसमें। इस पैराग्राफ में तो कुछ ज्यादा अच्छा काम का नहीं है आपके बच्चों। आगे आ जाना आप नेक्स्ट पे सर्विस एक्सपोर्ट्स के बारे में है, वो भी SEIS की स्कीम है, तो वही सब लिखा हुआ था, वही सब देखना है आपको, इसके फिगर्स वगैरह नहीं देखने। SEIS स्कीम है, सर्विस एक्सपोर्ट्स की स्कीम है, दैट्स ऑल, इतना ही ध्यान रखना है आपको, बाकी कुछ नहीं देखना है, पैराग्राफ इग्नोर करना। ड्यूटी रेमिशन स्कीम्स हैं, कुछ अलग अलग स्कीम्स बना रखी हैं जिनसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट इजी हो जाएगा, उन सब के लिए बनती हैं ये स्कीम्स। ड्यूटी रेमिशन जो बेस है किस प्रिंसिपल, स्कीम आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंड द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट दैट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी एक्सपोर्टेड एंड नॉट द टैक्सेस एंड लेवीज। मतलब गुड्स को एक्सपोर्ट करें तो उन पर टैक्स वैक्स नहीं लगे, आसानी से वो लोग क्या करें, रेमिट कर दें, हम फ्री कर दें। इट्स पर्पज इज टू अलाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, बिना ड्यूटी के इंपोर्ट करें, procurement of inputs or to allow replenishment either for the inputs used or the duty component on inputs used। तो उसको क्या कर दें, हम खत्म कर दें, हम ड्यूटी फ्री इंपोर्ट क्या कर दें, अलाउ कर दें, ताकि उन गुड्स को काम में लेकर जो एक्सपोर्ट मटेरियल बनाया जाए वो सस्ता बन जाए और हमारा एक्सपोर्ट भी क्या हो, इंक्रीज हो। इसमें एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है एक, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम अलाउज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स अलोंग विद फ्यूल, ऑयल, कैटलिस्ट एक्सेट्रा रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। मैंने अभी आपको जैसे बोला था वो ध्यान रखना, ये पहला पैरा इस पैराग्राफ की 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इनपुट्स अलाउ करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स के थ्रू, SION बोलते हैं, और वो नॉर्म्स वगैरह सब लिखे हुए, उस सब पे डिटेल में आपको नहीं जाना है। बट एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम किससे रिलेटेड है, उन इंपोर्ट्स को ड्यूटी फ्री कर दिया है जिनको काम में लेकर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। ओके, अब इस पैराग्राफ को इनको इग्नोर करके नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन एक और स्कीम है, 2006 से चल रही है। इस स्कीम में भी वही, शैल बी इशूड ऑन पोस्ट एक्सपोर्ट बेसिस फॉर प्रोडक्ट्स फॉर व्हिच स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स हैव बीन नोटिफाइड। तो सेम स्कीम है, वैसा ही है, ये पुरानी पहले से चली आ रही है, इनके कुछ नॉर्म्स थोड़े से अलग होंगे बट स्कीम का ऑब्जेक्टिव वही है। देन उसके बाद में स्कीम फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, उनके लिए भी करा है। एक्सपोर्ट्स कंस्टिट्यूट अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर टोटल एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का मेजर पार्ट जेम्स एंड ज्वेलरी पर जाता है हमारा, और ये एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर है, कारीगरों को काम मिलता है, बहुत सारा काम इंडिया में इससे रिलेटेड होता है। और एक्सपोर्ट फ्रॉम दिस सेक्टर सफर्स ऑन अकाउंट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन, उसकी वजह से इसका एक्सपोर्ट अफेक्ट भी हुआ है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम बाहर से ले लें और उनको फ्रॉम द नॉमिनेटेड एजेंसीज, तो इनको अभी अलाउ कर दिया ड्यूटी फ्री, ताकि वो बाद में जब जेम्स ज्वेलरी में कन्वर्ट करके उनको सेल करें तो वो सस्ते में उनको बेच पाएं और हमारा एक्सपोर्ट जो है उसका ग्राफ भी जो है वो क्या हो, इंक्रीज हो। तो वो भी ऐसे ही ध्यान रखना, इतना ही। इशुएंस ऑफ ऑथराइजेशन अंडर ड्यूटी रेमिशन स्कीम्स, इसमें एडवांस ऑथराइजेशन, DFIA और रिप्लेसमेंट लाइसेंस, ये 3 चीजें हैं। जेम्स ज्वेलरी के लिए लाइसेंस दे रहे हैं और बाकी 2 में ड्यूटी फ्री वाला जो है सिस्टम है। फिर EPCG, हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं इसको, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ EPCG क्या है वो ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, टू फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज टू एनहांस इंडियाज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। ये ध्यान रखना, इसमें वो कैपिटल गुड खरीदने के लिए बात हो रही है जिनका इस्तेमाल कर हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे या ऐसी मशीनरी खरीदे जिनका इस्तेमाल कर हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, वो प्रोडक्ट इसके अंदर है। तो उसके अंदर इन्होंने कुछ करा है, कैपिटल गुड्स है, जीरो कस्टम ड्यूटी, जीरो कस्टम ड्यूटी पे उनको क्या कर सकते हैं, हम इंपोर्ट कर सकते हैं। देन फिर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इसमें, DGFT का, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। बस वो क्या है, एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, जिसका हेड DGFT होता है और ये 1991 से काम कर रहा है, जब से लिबरलाइजेशन हुआ है, ये ध्यान रखना है। और ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन एसेंशियली इन्वॉल्व्ड इन द रेगुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ फॉरेन ट्रेड थ्रू रेगुलेशन, ये कानून बनाकर जो है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। बस इतना ही ध्यान रखना है, आगे का पूरा पैराग्राफ इग्नोर करना है, वो नहीं पढ़ना है आपको। देन आगे आ जाओ, वेब पोर्टल्स कुछ कुछ बना रखे हैं, DGFT ने ही पोर्टल्स बनाए हुए हैं, वो नहीं पढ़ना है, उसको इग्नोर करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग का एक पैराग्राफ है, उसको भी इग्नोर करना है, वो आपके काम का नहीं है, वो नहीं देखना है। सेंटर फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल ट्रेड है, पेज नंबर 119 पर CRIT की बात हो रही है, सेंटर फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल ट्रेड, उसको भी नहीं देखना है, वो आपके काम का नहीं है, लेट्स इग्नोर इट। SEZ के बारे में है, ये बेसिक ध्यान रखना,
इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट इन एशिया टू रिकॉग्नाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। हमने पहले ईपीजेड बनाए थे, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, मॉडल इन प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, विद एशियाज फर्स्ट ईपीजेड सेटअप इन कांडला इन 1965। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना। एसईजेड का ये थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, कांडला में पहला ईपीजेड बना था, जिसमें टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग ऑन अकाउंट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ कंट्रोल एंड क्लियरेंसेस, एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, अनस्टेबल फिस्कल रिजीम एंड विद द व्यू टू अट्रैक्ट लार्जर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, द एसईजेड पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन अप्रैल 2000। तो हमने क्या करा है, एक ही जगह पर सारी सुविधाएं देने का काम कर दिया है, जिसमें आपको टैक्स रिलेटेड, मतलब वन रूफ ऑल सॉल्यूशंस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए यहां पर मिल रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर। तो 2000 में इसकी पॉलिसी बनी थी, ये ध्यान रखना है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रा भी दे रहे हैं, सब कुछ, फिस्कल पॉलिसी भी अच्छी बना दी है। दिस पॉलिसी इंटेंडेड टू मेक सेज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्टेड बाय क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फिस्कल पैकेज बोथ एट सेंटर एंड स्टेट लेवल, दोनों जगह पर। सेज इंडिया में फंक्शन करा था 2000 से 2006 के बीच में, एफटीपी में, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में फिस्कल इंसेंटिव्स उनको दिए थे, मतलब टैक्स में छूट देना। फिस्कल इंसेंटिव का मतलब होता है टैक्स में रिलीफ देना, टैक्स में छूट देना। तो वो सब चीजें सेज में हुई है। फिर सेज एक्ट बना है 2005 में, उसमें कुछ रूल्स बने हैं जो 2006 से इफेक्टिव हुए हैं, वो ध्यान रखने हैं। मेन ऑब्जेक्टिव सेज एक्ट का क्या है वो आगे लिखा हुआ है। ये पैरा सेज का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा पैरा अच्छे से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, 120 पेज नंबर पे पढ़ रहा हूं मैं, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक फॉरेन रिसोर्सेज, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपको सेज एक्ट में, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर एग्जामिनर ऐसा पूछ सकता है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना, इस पर टिक मार्क करना कि ये सेज एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको अच्छे से याद करना। गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट बनाए हैं, वो 2016 में अभी फंक्शनल हुए हैं। द पोर्टल एक बनाया था इन्होंने, डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल का डेडिकेटेड ई मार्केट था ये, जिसमें पीएसयूज, गवर्नमेंट बॉडीज, इन सबको काम में लिया था। ये पोर्टल लॉन्च हुआ 2016 में और फंक्शनल भी 2016 से ही है। यही सब एक थोड़ा सा देखना है। और ये गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस है, गवर्नमेंट ऑनलाइन मार्केटिंग के से रिलेटेड है ये। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज इजी एंड एफिशिएंट एंड फास्ट, वो सब करने के लिए बनाया गया है। देन ट्रेड फैसिलिटेशन के बारे में है, नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन कमेटी एक बनी थी, ये सब नहीं देखना है, इसको इग्नोर करना है। स्टेट ऑफ आर्ट ट्रेड एनालिसिस, इसको इग्नोर करना है, नहीं देखना है। डिजिटाइजेशन एंड पीएफएमएस, ये भी आपके काम का नहीं है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये आपको नहीं देखना है, ये आपके काम का नहीं है। एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है, फॉरेन वाले चैप्टर में, जो हमारे ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं उनको उधर पढ़ा दिया था। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है, उसके लिए डायरेक्टर जनरल है जो एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटी, एक डिपार्टमेंट है, वो ही काम करता है। एंटी डंपिंग एक तरह से कोई बाहर से अपना माल सस्ते में हमारे यहाँ पर डंप कर हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाना चाह रहा होगा, तो उस पर ड्यूटी लगाकर हम उसका प्रोडक्ट भी उतना ही महंगा कर देते हैं जितना हमारा डोमेस्टिक यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो जिससे हमारे यहाँ पे लोकल जो सेल्समैन है उनका जो है प्रोडक्ट बिकता रहे। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका फिनिश हुआ, अच्छे से इसको मार्क करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस में कुछ नहीं है। और इस टॉपिक में जो भी मार्किंग्स मैंने करवाई हैं उन्हीं को आपको पढ़ना है, खाली ज्यादा नहीं पढ़ना है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपकी हेल्प हुई होगी, ईयर बुक में और आसानी हुई होगी। प्लीज लाइक आवर वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।